everyone, welcome to my channel Solving Biology. Today we'll be discussing part 2 of organisms and population, right? तो हम part 1 cover कर चुके हैं last video में, इसमें हम part 2 करेंगे important previous year questions. CBSE 2022 का question, mammals are capable of maintaining homeostasis. Homeostasis का मतलब they are able to maintain a constant internal temperature irrespective of the external temperature. But very few smaller animals can survive in polar regions. Give reasons. देखो क्या होता है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जो छोटे मैमल्स होते हैं, वो ठंड की एरियाज में सर्वाइव नहीं करते. हमें इसका रीज़न देना है. जबकि जो मैमल्स होते हैं वो तो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, फिर भी क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते हैं वो. देखो इसका क्या रीज़न है. हीट लॉस और हीट गेन is a function of surface area, right? जो हीट लॉस होगी किसी भी बॉडी से या हीट गेन होगी वो डिपेंड करेगी सरफेस एरिया पे. जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, स्मॉलर एनिमल्स हैव large surface area to volume ratio, have large surface area to volume ratio, right? जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम. देयरफॉर क्योंकि सरफेस एरिया कैसा है, ज़्यादा है. और मैंने क्या बताया, हीट लॉस या हीट गेन फंक्शन किसका है, सरफेस एरिया का. अब अगर छोटे एनिमल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस कारण वो ज़्यादा हीट लॉस करेंगे. देयरफॉर दे लूज अ लॉट ऑफ हीट. ठीक, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट लॉस करते हैं. सेकेंड, जब उनको हीट गेन करनी होती है तो उनकी बहुत एनर्जी स्पेंड हो जाती है. ठीक, तो अब हमने देखा छोटे एनिमल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है और ज़्यादा सरफेस एरिया यानी बहुत ईजिली हीट लॉस कर रहे हैं. अगर वो इतनी ईजिली हीट लॉस करेंगे शरीर से तो वो पोलर रीजन्स में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी इतनी ठंड होती है. Therefore they are unable to survive in the polar regions, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है. उन्हें अपनी एनर्जी को, उन्हें अपनी हीट को कंजर्व करके रखना है अपने पास, क्योंकि उन्हें ठंड से बचना है. अगर वो अपनी हीट को इतनी जल्दी बाहर रेडिएट कर देंगे तो ठंडी कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो एग्जैक्टली यही होता है, छोटे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ पे बड़े एनिमल सर्वाइव करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है, तो ज़्यादा हीट को ऐसे बाहर नहीं देते एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, वो अपने तक रखते हैं, इसलिए ठंड से वो बच जाते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, हमें इस बेसिस पे आंसर करना है. ये देखो, इमिग्रेशन अंदर आ रहा है, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन लोगों का अंदर आना, एमिग्रेशन यानी बाहर जाना. अब ए कहाँ दिखा रहा है, बाहर की तरफ. तो लोग, किसी पॉपुलेशन से अगर लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं तो कैसे, जब वो मर रहे हैं, मॉर्टैलिटी, राइट, यानी मरना. अब बी अंदर की तरफ दिखा रहा है कि पॉपुलेशन में आ रहे हैं, तो जब बर्थ हो रहा है उसको बोलेंगे नेटैलिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया. हमें ग्रोथ रेट निकालना है. किसका, बैक्टीरिया का. जहां पे पहले तो 1 मिलियन बैक्टीरिया था, फिर वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 2 मिलियन. कितनी देर में, 1 घंटे में. तो पहले कितना था, 1, इंक्रीज होकर कितना हो गया, 2. तो अब 2 हो गया. पहले कितना था, ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितना था, 1. और किस पे इंक्रीज हुआ है, वो नीचे आता है, 1 पे इंक्रीज हुआ है, राइट. अब कितना है, 2. न्यू में 2 है, मिलियन है. पहले कितना था, 1 मिलियन था. और किस पे इंक्रीज हुआ, 1 पे. तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1, तो अब है 1. किस में निकाला है, 1 आवर. तो ये ग्रोथ रेट है 1 बैक्टीरिया पर 1 आवर. समझ में आया, यानी 1 घंटे की दर से 1 बैक्टीरिया, 1 बैक्टीरिया पर 1 आवर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एज पिरामिड गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सा एज पिरामिड है. देखो,
प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग ज़्यादा हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव है उससे कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम है। तो ये कौन सी पॉपुलेशन को दर्शाता है? ये दर्शाता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, राइट? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को दर्शाता है। अब लिखा है हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को क्यों दर्शा रहा है। बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिप्रोडक्टिव फेज आर लेस देन in pre-reproductive. सबसे ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव के थे, उसके बाद रिप्रोडक्टिव के थे, और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो हमने क्या लिखा? क्योंकि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड के वो कम है किससे? प्री रिप्रोडक्टिव से। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव किससे कम है? रिप्रोडक्टिव से। तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को जस्टिफाई कर रहा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, मेंशन हाउ प्लांट्स डेवलप मैकेनिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। प्लांट्स के लिए जो हर्बीवोर्स होते हैं वो उनके प्रीडेटर्स होते हैं, राइट? तो प्लांट्स ने कौन से तरीके को डिवाइस किया कि वो उनको ना खाए, यानी हर्बीवोर्स उनके पास ना आए खाने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैकेनिकल। प्लांट्स में थॉर्न्स होते हैं ना, किसके अंदर? अकैकी होता है, कैक्टस होता है, उसके ऊपर थॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं सो दैट जो नियर बाय हर्बीवोर्स है वो उसके ऊपर ना आए उसको खाने के लिए, राइट? सो दैट जो ब्राउजिंग कैटल्स हैं, गोट्स हैं, वो ना आए, सो दैट ब्राउजिंग कैटल्स डू नॉट कम, राइट? नेक्स्ट केमिकल है। केमिकल में कौन है? एक वीड एग्जांपल गिवन था एनसीईआरटी में, जो वीड होती है कैलोट्रोपिस, वो क्या सिक्रीट करती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सो दैट जो नियर बाय ग्रेजर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, उसके ऊपर ना आए। वीड कैलोट्रोपिस क्या सिक्रीट करती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, राइट? so that जो नियर बाय ग्रेजर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं वो उसके पास ना आए, so that नियर बाय ग्रेजर्स herbivores do not come near it, right? हमने मैकेनिकल देखा, जो थॉर्न्स डेवलप हो जाते हैं कैशिया में, कैक्टस में, सो दैट जो ब्राउजिंग कैटल्स हैं या कोई ग्रेजर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, उसके पास ना आए। सेकेंड केमिकल में देखा, जो वीड कैलोट्रोपिस है वो सिक्रीट करती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि जो नियर बाय ग्रेजर्स हर्बीवोर्स हैं उसके पास ना आए। सेकेंड जो निकोटिन है, ओपियम है, ये भी प्लांट के अंदर एज अ केमिकल वे ही डेवलप होता है सो दैट जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं वो उसके ऊपर फीड ना करें। लेकिन हमें देखते हैं निकोटिन को, ओपियम को, फिर उसके बाद मॉर्फिन को, इन सबको हम यूज करते हैं अपने यूज के लिए, लेकिन वो प्लांट ने किस लिए बनाया था? एज अ केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, the population of a metro city experiences fluctuation in population density over a period of time। यानी जो metropolitan cities होती है उसके अंदर population बढ़ रही है। When does the population in a metro city tend to increase? population कब बढ़ेगी? जब natality यानी जब बच्चे का growth होगा। सेकेंड, जब बाहर से लोग आएंगे, immigration होगा। When does the population in a metro city tend to decline? जब लोग मरेंगे तो उसको बोलते हैं mortality, या जब लोग छोड़ के चले जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, उसको बोलते हैं emigration, ठीक? If capital N is the population density at the time small t, write the population density at the time t plus 1। क्या फॉर्मूला था?
पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है टाइम t+1 के लिए, तो एन टी यानी जितनी पहले टी पे थी प्लस बर्थ और इमिग्रेशन ये ऐड करती हैं, माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन, राइट। ये क्या है, बर्थ, ये क्या है, इमिग्रेशन, ये क्या है, डेथ, और ये क्या है, एमिग्रेशन, राइट। उसके बाद NT+1 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1। NT क्या है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम t, राइट, ये हमें निकालना था। सो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट के अंदर ये चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स बच गए, अब हम उनको कवर करेंगे इकोलॉजी के लिए। रेस्ट ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी PDF यू कैन गेट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय।